नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात कर रहे हैं मानव संसाधनों को लेकर के, यानी कि जनसंख्या के वितरण, घनत्व और उसके लिंगानुपात को लेकर के। अपन यहाँ पर बात करेंगे इसको राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन तुलनात्मक रूप में अपन यहाँ देखेंगे इसको भारत के साथ भी, यानी कि राजस्थान की जनगणना और उसी में अपन जोड़ देंगे किसको, तुलनात्मक रूप में भारत की जनगणना को। सबसे पहले सवाल हमारा आता है कि जनगणना जो हमारे यहाँ की जाती है, यानी कि हमारे देश के अंदर यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पर हर 10 साल के अंतराल में मनुष्यों की जनगणना की जाती है, 5 साल में पशुओं की गणना की जाती है, हर 2 साल में वनों की गणना की जाती है, और हम प्रतिवर्ष देखें तो हमारे कृषि की डाटाज को हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन जनगणना के बारे में बात करें तो हम देखें सबसे पहले हमारे यहाँ पर रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जनगणना के प्रमाण मिले, और वो मिले थे कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में। यानी सबसे पहले जो हमारे विश्व के अंतर्गत जो हमने जनगणना का स्वरूप देखा वर्ल्ड के अंतर्गत, वो देखने के लिए मिला था किसमें, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। सबसे पहले हमने रोमन साम्राज्य में के अंतर्गत जनगणना के प्रमाण देखे, और वो प्रमाण किस रूप में मिले थे, कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी वहाँ पर एक सर्वे किया गया, इसको नाम दिया गया था कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके रूप में हमें प्रमाण देखने के लिए मिले हैं। जनगणना को लेकर के ही हमारे अर्थशास्त्री रहे कौटिल्य, जिसको हम बोलते हैं चाणक्य। तो कौटिल्य ने भी अपनी कृति थी उनकी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपनी इस कृति अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी, जो कि 321 से लेकर के 296 ईस्वी के मध्य में, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि राज्यों की आर्थिक गतिविधियों के आकलन करने के लिए जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को उन्होंने उसके अंतर्गत दर्शाया। यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत जनगणना के महत्व को देते हुए कहा कि जो हमारे राज्य के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अगर हमें उनका आकलन करना है तो जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिताओं या जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता का होना बहुत आवश्यक है। इसी को लेकर अपन बात करें तो एक हमारे विद्वान हैं अबुल फजल, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी आईने अकबरी, अबुल फजल की। और इनकी पुस्तक थी आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी, और ये लिखी गई थी 1595 से लेकर के 96 के बीच में, यानी 1595 से और 96 के मध्य में उन्होंने आईने अकबरी को लिखा। उसमें भी उन्होंने, यहाँ पर भी उन्होंने जनगणना का उल्लेख किया है। यानी जनगणना के बारे में बताया अभी मैंने आपको कि रोमन साम्राज्य में भी हमने जनगणना के बारे में सुना है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्री कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र के अंदर लिखा कि भाई जनगणना का आंकड़, जनगणना करना कितना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक जो लिखी थी आईने अकबरी, उसमें भी उन्होंने जनगणना के बारे में चर्चा की है। लेकिन जनगणना की शुरुआत के बारे में अपन बात करें तो आधुनिक पद्धति में व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जो जनगणना कार्य शुरू किया गया वो किया गया 1749 में, 1749 के अंतर्गत सबसे पहले इन व्यवस्थित ढंग से जनगणना वर्ल्ड के अंदर शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी स्वीडन के अंतर्गत। सबसे पहले जनगणना कार्य शुरू हुआ 1749 में स्वीडन के अंतर्गत शुरू किया गया था। जनगणना में 10 के कार्य, 10 साल के अंतराल में जो हम जनगणना करते हैं उसको सर्वप्रथम 1890 में अमेरिका में प्रारंभ किया गया। इन 10 की 10 वर्षों में जनगणना करते हैं, वो कार्य शुरू हुआ 1890 के अंतर्गत, और इसको शुरू किया गया था अमेरिका के अंतर्गत। यानी सबसे पहले जो व्यवस्थित ढंग से जनगणना शुरू की थी वो 1749 में स्वीडन ने की थी, और व्यवस्थित ढंग से जनगणना कार्य जो किया गया था वो किया गया था 1890 के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत। और सर्वप्रथम जनगणना कार्य जो शुरू किया गया था वो 1801 में वर्ल्ड में सबसे पहले जनगणना इंग्लैंड के अंतर्गत, यानी कि इंग्लैंड के अंतर्गत सबसे पहले जनगणना कार्य शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पहली जनगणना जो हमारे हुई थी वो 1872 में हुई थी। यानी भारत के अंतर्गत इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1872 में सबसे पहले हमारे यहाँ जनगणना कार्य शुरू किया, और ये किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो
के काल में हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो है जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। अब इसी जनगणना के अंतर्गत देखें तो 1821 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन शुरू किया गया। कब किया गया? 1881 में। 1881 में, और ये किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। यानी हमारे जनगणना का कार्य भारत में शुरू हुआ वो 1872 में हुआ लॉर्ड मेयो के सामने, लेकिन 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था वो किया गया था 1881 के अंतर्गत लॉर्ड रिपन के समय में। इसके अलावा अपन जनगणना के अंदर बात करें तो 1872 से आकलन करने पर 2011 की जो हमारी जनगणना है, 1872 से लेकर के 2011 में जनगणना हुई है वो हमारी 15वीं जनगणना के रूप में जानी जाती है। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, यानी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद की यदि हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की हमारी जो है 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना के रूप में जानी जाती है। 2001 में हुई थी, उसके बाद दूसरी 2011 में हुई। यानी भारत के आज़ाद होने के बाद ही हमारी कौन सी थी? 7वें नंबर की। और 21वीं सदी के अंतर्गत हम बात करें तो वो कौन सी हो गई? हमारी दूसरी जनगणना के रूप में आ गई। 2011 के यदि हम आंकड़ों को देखते हैं तो उनके अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। यानी कि वर्ल्ड की जो टोटल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? हमारे देश में कर रही है, यानी कि इंडिया के अंतर्गत निवास करती है। भारत की जनसंख्या 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में यदि हम देखें तो हमारी जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये किसके बीच में हुई है? 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि देखने के लिए मिली है वो हुई है कितनी? 18.1 करोड़ की। और इसी चीज़ को यदि हम देखें कि 1951 से लेकर के और 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 51 से 2001 के बीच में बात करें तो वो हुई हमारी 66.7 करोड़ के करीब। यानी कि ये जनसंख्या हमारी कब हुई है? इसके बारे में बताया 67.7 करोड़ की जो वृद्धि हुई है वो हमारे 1951 से लेकर के 2001 के मध्य देखने के लिए मिली है। भारत की जनसंख्या में यदि हम 10 की वृद्धि देखें तो हमारे यहाँ 2001 से लेकर के 2011 के बीच में 10 की वृद्धि हुई है वो ये 17.64% की जो है हमारी 10 वर्ष के अंतराल में वृद्धि देखने के लिए मिली है। जबकि यदि हम यहाँ पर बात करें कि भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है तो वो रही है 1.64% की करीब। लगभग 1.64% जो है हमारी वार्षिक है, और 10 की हम बात करेंगे तो वो 17.64% के करीब आती है। हम यहीं पर बात करें कि वर्ष 1911 से लेकर के 1921 का जो दशक था हमारा, उसमें जनसंख्या का सर्वाधिक ह्रास हुआ। यानी पहला एकमात्र ऐसा दशक है जहाँ जनसंख्या में गिरावट आई। और गिरावट कितनी आई थी हमारे यहाँ पर? वो आई है लगभग 0.31% की गिरावट आई हमारे किस में? 1921 के दशक में। क्यों? क्योंकि इस दशक के अंतर्गत अपन देखें इसका मुख्य कारण था यहाँ पर फैलने वाले अकाल की स्थिति थी, महामारियों का प्रकोप हमने यहाँ पर देखा, जिसके चलते यहाँ पर मृत्यु दर का रेशो जो है बहुत अधिक बढ़ गया था। यहीं पर अपन बात करें तो वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास के अंतर्गत महान विभाजन के वर्ष के रूप में ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में भी आता है, क्योंकि इस वर्ष जो है हमारी जनसंख्या के अंतर्गत काफ़ी अधिक मात्रा में हमने गिरावट को देखा है।